आज हम लोग का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पॉवर्टी और उससे संबंधित कमेटियां। भारत में गरीबी की आकलन के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई। हम उन समितियों के ऑर्डर को देखेंगे, उन समितियों का पर्पस क्या था, उन समितियों ने किस प्रकार से गरीबी का कैलकुलेशन किया और गरीबी के संबंध में और अन्य जो फैक्टर्स हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनता रहा है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गरीबी है क्या, सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सामने यही आता है। हम लोग प्रीलिम्स के टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में आपको एक टॉपिक दिया गया है गरीबी या फिर पॉवर्टी। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल मेंस में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। वहां पर हम लोग को कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने रहते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट यहीं पर याद कराता हूं, वो है, एक ध्यान समझिएगा, कोफी अन्नान जी का नाम आप सबने सुना होगा, यूएन के महासचिव रह चुके हैं। और कोफी अन्नान जी पॉवर्टी को लेकर के एक बड़ा ईमानदार स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट क्या है? पॉवर्टी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ध्यान समझिएगा, गरीबी क्या है? तो गरीबी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवाधिकारों का हनन है। जब आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे, मेंस लिखने जाओगे, तब वहां पर आपको ये स्टेटमेंट लिखने का मौका जरूर मिलेगा। तो अभी से इस स्टेटमेंट को याद कर लो। अब लौटते हम लोग फिर से प्रीलिम्स के अपने पॉइंट पर। ध्यान समझिएगा, देखिए, वर्ष 1995 में 1995 में एक कमेटी बनाई गई, मतलब एक सम्मेलन किया गया, कमेटी नहीं सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का नाम था वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ध्यान समझना, उस सम्मेलन का नाम क्या था? तो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, WSSD। ठीक है, सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन किया गया। ये किया कहां पर किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया। किस वर्ष की बात है ये? 1995 में। देखो प्रश्न एग्जैक्टली ऐसे पूछेगा, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1995 में। कहां पर किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। वहां पर हुआ क्या था? वहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा गरीबी की परिभाषा दी गई, गरीबी को डिफाइन किया गया, पॉवर्टी को डिफाइन किया गया। पॉवर्टी को यूएन ने उस टाइम पर 2 पार्ट में डिवाइड किया। कहा कि देखो 2 प्रकार की गरीबी हमको देखने को मिल सकती है। कौन सी गरीबी भाई? एक उन्होंने ये कहा कि देखो, एक होगी आपकी एब्सोल्यूट गरीबी, जिसको हम लोग परम गरीबी कह सकते हैं, और दूसरी ओवरऑल पॉवर्टी या फिर समग्र गरीबी के तौर पर जाना जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस के बात को समझना। एब्सोल्यूट गरीबी का मतलब यह है कि व्यक्ति परम गरीबी की कंडीशन में है। परम गरीबी का मतलब यह है कि व्यक्ति को जो मिनिमम बेसिक नीड है, क्या समझिएगा, जो मूलभूत मानवीय आवश्यकता है उसकी ही पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो मूलभूत मानवीय आवश्यकता क्या है? बॉलीवुड में एक बहुत फेमस मूवी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। ये बात समझ रहे हो आप लोग? तो व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। अगर किसी व्यक्ति को यही उपलब्ध ना हो पाए, कोई व्यक्ति अगर इसी चीज से वंचित रह जाए, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कंडीशन में मानेंगे। बात समझ गए? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, ध्यान समझना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब यह है कि मिनिमम बेसिक नीड की भी पूर्ति ना हो पाना, जैसे कि भोजन मतलब खाना, ठीक है, सुरक्षित पेयजल मतलब क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ पर बात हो रही है, सैनिटाइजेशन मतलब स्वच्छता ना हो, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, उसको आवास ना मिले, उसको एजुकेशन ना मिले, उसकी इंफॉर्मेशन तक पहुंच ना हो। इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यक्ति जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कंडीशन में रह रहा है, गंभीर रूप से वंचित है गरीबी से। ये बात ध्यान समझना। मतलब कि व्यक्ति के लिए जो सर्वाइविंग नीड है, जो सर्वाइवल के लिए उसकी नीड है, जो बेसिक आवश्यकता है, वही उसको ना मिल पाए, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कंडीशन में कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? ध्यान समझना। दूसरा समझो, दूसरा है ओवरऑल पॉवर्टी। ओवरऑल पॉवर्टी का मतलब ये है कि यहां पर हम लोग केवल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हम लोग जीवन स्तर की बात कर रहे हैं, जीवन की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, गरिमापूर्ण जीवन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग समान अवसर की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल पॉवर्टी के अंतर्गत बहुत अन्य चीजें भी शामिल होती है। अगर किसी व्यक्ति को डिग्निटी ऑफ लाइफ ना मिले तो भी वो पॉवर्टी की कंडीशन में कहा जाएगा, हालांकि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल पॉवर्टी की कंडीशन में आएगा। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी बनाएगी, 2 अलग अलग डेफिनेशन दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, WSSD मतलब वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट के 1995 के कोपेनहेगन सम्मेलन में। इतनी बातें समझ रहे हो? एग्जाम में ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 2017 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किस किस गरीबी को परिभाषित किया गया है।
तो ये आपका एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी है और दूसरा आपका ओवरऑल पॉवर्टी है। ओवरऑल पॉवर्टी को फिर समझना, ये एक ब्रॉडर मेजर की बात करता है। इसके अंतर्गत हम केवल डिप्रीविएशन मतलब हम केवल किसी चीज से वंचना की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकम तो ठीक है भाई, इनकम उस व्यक्ति की कम है, हम उस बात को कंसीडर कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो सोशल सिक्योरिटी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो अपॉर्चुनिटी के अवसर है, वो भी न मिल पाना ओवरऑल पॉवर्टी का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोग बहुत क्लियर समझ रहे हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा? आपने बस पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशन ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी और ओवरऑल पॉवर्टी को बताया है। क्या होता है मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब रोटी कपड़ा और मकान से वंचना। ओवरऑल पॉवर्टी मतलब भाई उसको थोड़ा सा डिग्निटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ ना मिल पाना ओवरऑल पॉवर्टी के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गया। आगे देखो, 2023 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस किस को हम लोग गरीबी के प्रकार के रूप में देखते हैं। तो समझिएगा, मैं कुछ गरीबी के प्रकार यहां पर आपको समझा रहा हूं जो कि आप लोगों को समझने चाहिए, याद करने चाहिए। ठीक है, पहला है भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी, संपूर्ण गरीबी की यहां पर बात कर रहे हैं। संपूर्ण गरीबी का मतलब क्या है? एक तरीके से वह कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पॉवर्टी लाइन से नीचे का मतलब है कि हम यहाँ पर परम गरीबी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, उसी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, संपूर्ण गरीबी के तौर पर कि उसको रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक फैसिलिटी का ना मिल पाना। आगे देखो भाई, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? सापेक्ष गरीबी क्या है? तो रिलेटिव मतलब क्या? आपके रिलेटिव जो सगे संबंधी है उनके संबंध की बात हो रही है। तो अगर आप अपने रिलेटिव की तुलना में, अगर आप अपने पड़ोसियों की तुलना में, अगर आप अपने अगल बगल के लोगों की तुलना में कम पैसा कमाते, भले ही आप नॉर्मल व्यक्ति से ऊपर हो, लेकिन आप समाज के स्टेटस के अकॉर्डिंग आप कम हो, तो आपको रिलेटिव पॉवर्टी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे कि भाई मानो दो फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है अंबानी जी की, ठीक है, एक अंबानी परिवार है। दूसरा मान लेते हैं हम लोग कि भाई कोई एक नॉर्मल एवरेज जो अमीर इंडियन फैमिली होती है, ठीक है, हम उसकी परिवार की बात कर लेते हैं, नॉर्मल अमीर इंडियन फैमिली की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाली जो फैमिली है ये अंबानी परिवार की तुलना में तो गरीब है, तो इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी का नाम देते हैं। ठीक है, कि भले ही वो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा हो, बेसिक जो नीड्स है उसकी पूर्ति कर पा रहा हो, लेकिन समाज के अन्य लोगों की तुलना में वो कम आय कमाता है, कम उसके पास पैसे हैं, तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी के तौर पर ध्यान समझेंगे। ठीक है, अच्छा, पॉवर्टी मतलब केवल पैसा नहीं होता है। हम लोग सामान्य तौर पर पॉवर्टी की मतलब पैसे की बात करते हैं, लेकिन पॉवर्टी का मतलब केवल पैसा नहीं होता, ध्यान समझिएगा। एक आप लोगों ने एक वो गाना सुना होगा, बड़ा बड़ा फेमस गाना है, क्या? खामोश लब है झुकिए झुकिए पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। इसी में एक लाइन आगे है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अब देखो ना, दो व्यक्ति, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि आप अभी इस बात को देखोगे भी, समझोगे भी। कोई बहुत बहुत अमीर व्यक्ति जो होता है, जो कि मतलब जनरेशनल उसके पास वेल्थ होती है, पारिवारिक संपत्ति होती है, बहुत अमीर होता है, उसका जो वेशभूषा है वो बहुत सिंपल होता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि मार्क जुकरबर्ग एक बार आए थे इंडिया में, शायद एकदम सिंपल लोअर टी शर्ट पहन करके वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे। दूसरा व्यक्ति क्या है भाई, उसके पास थोड़ा सा पैसा आएगा, वो लगे ब्रांडेड सामान खरीदने की, लुई फिलिप्स का खरीद लेते हैं, पीटर इंग्लैंड का खरीद लेते हैं, और तमाम अन्य कंपनियों का जो है वान हुसैन का कपड़ा हम खरीद लेते हैं। तो गरीबी क्या है? ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी के अंतर्गत यहाँ पर शामिल करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, देखो अगला है सब्जेक्टिव पॉवर्टी, व्यक्तिपरक गरीबी। व्यक्तिपरक गरीबी क्या है? कि मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं। जैसे कि मैं कैसे गरीब हूं भाई, मुझे आज ही यार एक नया आईफोन लेना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपने आप को गरीब मान रहा हूं। लेकिन क्या मैं गरीब हूं? नहीं, मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, मेरे पास एक ऑलरेडी फोन है, अब मैं दूसरे फोन की उम्मीद कर रहा हूं, वो मेरे लिए गड़बड़ चीज है। ठीक है, वो मेरी अननेसेसरी डिमांड है, बट मैं अपनी नज़र में अपने आप को गरीब मान रहा हूं, क्योंकि मेरी जो मेरी आकांक्षाएं थी, जो मेरी अपेक्षाएं थी, उनकी पूर्ति यहां पर नहीं हो पाई। तो सब्जेक्टिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? कि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर, व्यक्ति अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पर अपने आप को गरीब मान लेता है। जैसे कि मानो भाई, अब मुझे, मैं एक बहुत नॉर्मल व्यक्ति की एग्जांपल देता हूं। मानो मेरा मन करे यार पिज्जा खाने का, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं है, पिज्जा खाने भर नहीं है, लेकिन मैं मस्त चॉकलेट खरीद के खा सकता हूँ, तो क्या मैं अपने को गरीब मानूंगा? लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पॉवर्टी के अंतर्गत देखोगे,
तो मेरी जो उम्मीद थी, मेरी जो अपेक्षा थी, मैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप को गरीब के तौर पर शामिल करता हूँ। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्टिव पॉवर्टी। सीजनल पॉवर्टी क्या है? तो जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसी का सिंपल एग्जांपल है सीजनल पॉवर्टी। क्या कि ये मौसमी रूप से होती है, जैसा कि अब जब जॉब मिल रहा है तो व्यक्ति के पास पैसे, जॉब नहीं मिल रहा तो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, तो सीजनल पॉवर्टी क्या होती है समझ गए। सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होगी? स्थितिजन्य गरीबी। जैसे कि आप समझो प्रेजेंट टाइम में क्या कि पूरे भारत में इस बार मानसून का जो विकराल रूप आपने देखा, पंजाब में, दिल्ली में बहुत भारी बारिश हो रही है, आपका जम्मू कश्मीर में बहुत भयंकर बारिश हो रही है। तो जहां पर इतनी तेजी से बारिश हो रही है, जैसे कि पंजाब और स्पेशली कश्मीर का जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर एक बाढ़ जैसी जो पूरी कंडीशन है वो एक प्राकृतिक आपदा है। अब उस आपदा के कारण से कुछ लोग मजबूरीवश गरीब हो चुके हैं, वो सिचुएशनल गरीब हैं कि भाई बाढ़ आया, उनका घर बह गया, उनकी दुकान बह गई, अब वो गरीब हो चुके हैं। तो ये सिचुएशनल पॉवर्टी का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है। ठीक है, अगला आप समझो आप लोग क्रॉनिक पॉवर्टी क्या होती है। ठीक है, क्रॉनिक गरीबी क्या होती है? क्रॉनिक गरीबी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि व्यक्ति जनरेशन बाय जनरेशन गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, मतलब दादाजी भी गरीब थे, पुत्र भी गरीब है, उनका भी पुत्र गरीब है। ठीक है, वो पूरी जनरेशन इस गरीब के चक्कर में, गरीबी के चक्कर में फंसी हुई है। इसी को हम लोग कहते हैं विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ध्यान समझिएगा, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है? मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मानो किसी व्यक्ति का इनकम बहुत कम है, ठीक है, लो इनकम है। लो इनकम का मतलब क्या कि वो गरीब है। अब इसके कारण से क्या हो गया, भाई उसके पास पैसे नहीं थे, उस परिवार के पास, उसने अपने बच्चों के हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। अब जब हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो उसका हेल्थ खराब हो गया, उसको बचपन से ही कमजोरी हो गया, वीकनेस हो गया। अब वो बाकी बच्चों की तरह से हेल्दी नहीं है, फिट नहीं, बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी स्वास्थ्य खराब हो गया। वो बहुत, अब उसके पास पैसे भी नहीं था कि वो पढ़ाई अच्छे से कर पाए, तो उसके पास स्किल की भी जो है कमी हो गई, लैक ऑफ स्किल यहाँ हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, इसके कारण से क्या है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी हो गई, वो बहुत सारे जॉब अब नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको उसका हो गया। इसके कारण से क्या होगा? इसके कारण से उसकी इनकम फिर से बहुत कम हो जाएगी, और इनकम फिर से कम होगी तो आने वाली पीढ़ी का हेल्थ फिर से खराब होगा, उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ी का हेल्थ और स्किल फिर से खराब होगी। तो एक विस्कस साइकिल बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक पॉवर्टी, कि लंबे समय तक बनी रहती है और व्यक्ति या फिर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, ये बात समझना। यहीं पर एक बात मैं आपको और समझाता हूं। आप सबने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा अपने अगल बगल, अपने घर के अगल बगल। स्टेटमेंट ये है कि आप गरीब पैदा होते हो, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हो, ये आपके हाथ में है। वो आपकी गलती कि आप गरीब मर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक ऑस्कर लुईस साहब थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो गरीब होना केवल आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता है, आपके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग समझेंगे। अभी के लिए समझो कि क्रॉनिक पॉवर्टी क्या होती है। तो जनरेशन बाय जनरेशन व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? तो बहुत सारे फैक्टर्स को जब हम कंसीडर करते हैं, बहुत सारे फैक्टर मतलब क्या, डिग्निटी ऑफ लाइफ हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, हेल्थ, ठीक है, इन सब चीज़ों को जब कंसीडर करते हैं तो एक एक पूरा फैक्टर निकल के आता है, उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी कहते हैं। देखिए, वर्तमान में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर के 2 इंडेक्स जारी होते हैं। क्या समझिएगा आप लोग, 2 इंडेक्स जारी होते हैं। एक इंडेक्स जारी होता है आपका जो कि करता है यूएनडीपी, और इसके साथ साथ करता है ओपीएचआई। ओपीएचआई क्या है? तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एक संस्थान है। ये संस्थान और यूएनडीपी मिलकर के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जारी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, वो काम करता है नीति आयोग। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 12 पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर जो यूएनडीपी और ओपीएचआई का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 10 पैरामीटर कंसीडर होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, भाई कितने पैरामीटर कहाँ पर होते हैं, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पर समझोगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया ना? मैंने आपको बहुआयामी गरीबी में यहाँ पर बहुत सिंपल तौर पर समझा दिया। अब समझो भाई, यूएनडीपी ने गरीबी को 2 प्रकार से और डिवाइड किया है। ठीक है, एक गरीबी जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन पॉवर्टी, मानव गरीबी। ठीक है, दूसरी होती है इनकम बेस्ड गरीबी। ठीक है, आय आधारित गरीबी। आय आधारित गरीबी का मतलब क्या है कि भाई हमारी सैलरी 1000 ही रुपए है,
हम बहुत गरीब है। एक तो ये हो गया। दूसरा, मानव गरीबी का मतलब कि व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में नहीं मिल रहा, डिग्निटी नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिला, उसको हम लोग कहते हैं मानव गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी। तो यूएनडीपी क्या है ना, यूएनडीपी पहले एक रिपोर्ट जारी करता था, मतलब अभी भी जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत एक इंडेक्स आता था, उसका नाम था मानव निर्धनता सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ध्यान समझिएगा, यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचएडीआर, जो कि आज भी जारी किया जाता है, वो जारी होता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत पहले एक इंडेक्स आता था, उस इंडेक्स का क्या नाम था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब 2010 से इस इंडेक्स को चेंज करके हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कर दिया। ये कौन सा इंडेक्स है, ये वही इंडेक्स है जो कि ग्लोबल स्तर पर यूएनडीपी और ओपीएचआई मिलकर के जारी कर रहे थे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना आप लोग। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन है। उन 3 डायमेंशन के संदर्भ में 10 पैरामीटर इसके अंतर्गत दिया गया है। तो ध्यान से समझना, यूएनडीपी और ओपीएचआई के ह्यूमन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 डायमेंशन और 10 पैरामीटर है, जबकि नीति आयोग वाले में 12 पैरामीटर यहां पर शामिल होता है। ठीक है, इस एग्जैक्टली इस एक टॉपिक से 2019 में, 2020 में, 2024 में 3 साल आपके प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक को समझने पर फोकस करो। यहीं पर एक बात को और समझो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को और समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट है, देखो इकोनॉमिक्स में 2 फेमस कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक 2014 में पूछा गया था, एक 2020 में पूछा गया था। कॉन्सेप्ट क्या है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसके द्वारा गढ़ा गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा है विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी या फिर निर्धनता का दुष्चक्र किसके द्वारा गढ़ा गया है। दोनों याद करते हैं हम लोग। कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है वो है ऑस्कर लुईस साहब का, ऑस्कर लुईस साहब का। वहीं पर विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो है रैगनर विल्हेम नरकसे महोदय का। ठीक है, तो देखो निर्धनता का दुष्चक्र की बात कर रहे हैं, दुष्चक्र। ठीक है, दुष्चक्र कहां पर है, तो नर्क में। तो नर्क से दुष्चक्र बन रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो नरकसे का है। वहीं पर ऑस्कर किसको मिल रहा है, तो कल्चर के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है वो ऑस्कर लुईस का है। ये दोनों है क्या कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ऑस्कर लुईस साहब कहते हैं, अमेरिकन ये आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मैक्सिको में ये पॉवर्टी पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च में इन्होंने बहुत सारी बातों को पाया और उस बातों को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि देखो पॉवर्टी केवल इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। हाँ समझिएगा, इस बात को मैं भी मानता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पर नहीं मानेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। गरीबी केवल एक आर्थिक स्थिति नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ की बात को दर्शाता है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन को जी रहा है। जीवन को जीना क्या है, तो जीवन को जीना मतलब आर्ट ऑफ लाइफ की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि एक जनरेशन अपने सब कल्चर के तौर पर पॉवर्टी को किस प्रकार से ट्रांसफर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, ऑस्कर लुईस जी का इस बात का कहना यह था कि व्यक्ति जो है ना, जो व्यक्ति गरीब है, गलती उसकी, मैंने भी आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया था कि आप गरीब पैदा हो रहे हैं ये आपकी गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मर रहे हो ये आपकी गलती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑस्कर लुईस साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति या फिर परिवार अपने जो निर्धनता की संस्कृति है उसको आगे ट्रांसफर करते रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या क्या है, तो भाई देखो एक सिंपल सी बात है, ऑस्कर लुईस साहब क्या कह रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तुम गरीब हो तुम्हारी गलती है, जबकि ऐसा नहीं है। भाई हो सकता हो कि उस देश में, उस समाज में स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत सारे हो, सरकार जॉब ना प्रोवाइड करा पा रही हो, सरकार का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो रहा हो, ये भी तो समस्या हो सकती है ना। तो केवल किसी एक व्यक्ति को दोष देना गलत है। ऑस्कर लुईस साहब विक्टिम को ही ब्लेम कर दे रहे हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारी गलती है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी का मतलब आप लोग समझ गए। ठीक है, यहीं पर एक बात को और समझो, अब ऐसा भी नहीं कि यार कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीब ही रहता जाएगा, वो गरीबी से बाहर भी तो निकलता है। जैसा कि हम लोग, मैं अब अगर आप मेरा एग्जांपल लेते हो, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन मुझे याद है, मैं जब क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 तक हम लोग, मैं खुद दुकान पर बैठ करके, अपनी जनरल स्टोर की हमारी शॉप थी, बहुत बेसिक छोटी शॉप थी, हम लोग उसको रन करते थे, चलाते थे। ठीक है, बहुत बहुत बुरी हालत थी उस समय इकोनॉमिक कंडीशन हमारी, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको, उस कंडीशन को चेंज करने पर हमने फोकस किया, हमने उसको बदला। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये नहीं है, व्यक्ति उस चीज से बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो ऑस्कर लुईस साहब ओवर जनरलाइज कर दे रहे हैं चीजों को, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती है, तुम गरीबी में ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑस्कर लुईस जी का कॉन्सेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी।
एग्जाम में प्रश्न केवल इतना पूछेगा कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ऑस्कर लुईस साहब ने दिया था। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, मैंने कहा ना कि मैं चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ आपको, बस वहीं पर समझो। विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मैंने भी आपको एक क्रॉनिक पॉवर्टी समझाई थी, ये वाली याद है, क्रॉनिक पॉवर्टी। एक बहुत बड़ा दुष्चक्र बनता जा रहा है। ये नरकसे महोदय का ही कॉन्सेप्ट है। नरकसे महोदय भी क्या कह रहे हैं, कह रहे भाई कि वही है, एक व्यक्ति उसी में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, गरीबी में फंसा हुआ है, ठीक है। तो निर्धनता का दुष्चक्र, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जब आपसे मेंस में पॉवर्टी पर प्रश्न पूछेगा तो आप इस विस्कस साइकिल को ड्रॉ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नरकसे महोदय का ये कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट समझ गए। जैसे मेरा व्हाट्सअप का, अगर आप लोग, कुछ लोग व्हाट्सअप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, हालांकि मैंने अपना नंबर देना बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आने लगे हैं। व्हाट्सएप पर मेरा एक मतलब जो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखी रहती है ना, मैंने एक लाइन बहुत पहले लिखी थी कॉलेज के टाइम पर, मतलब कहीं से मैंने पढ़ा था, उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया था कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हम लिखवा कर कोई चीज़ लेकर के आए, नहीं, आप मेहनत करोगे, आप अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हो, अपनी कंडीशन को चेंज कर सकते हो, और यही बात आप पर अप्लाई हो रही है। आप लोग एफर्ट कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके एफर्ट में ना 10% 20% जो कमियां हैं, उन कमियों को आपको दूर करना पड़ेगा। एग्जाम में समय कम बचा हुआ है, एग्जाम सर पर है, और अभी भी अगर आप उसी ढर्रे पर चल रहे हो तो समस्या है मेरे भाई। आपको अपने भुजबल से ही अपना सुख प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, अपने भाग्य को बदलना पड़ेगा, इस बात पर फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखो, अगला हमारा टॉपिक है, एक हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से गरीबी की गणना की गई है और गरीबी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो दादा भाई नेरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको हम लोग कहते हैं। मैं इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, प्लस करंट अफेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दादा भाई नेरोजी जी का, देखिए आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं आपको एग्जैक्टली टाइम बताऊँ तो 11:10 अभी हो रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर टाइम देख पाओगे तो 11:10 हो रहा है, और आज तारीख है 4 सितंबर, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि दादा भाई नेरोजी जी का जो जन्मदिन है ना, वो 4 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 4 सितंबर, आज से 200 वर्ष पूर्व, मतलब 1825 में इनका जन्म हुआ था। 2025 में हम लोग 200वीं जन्म जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दादा भाई नेरोजी बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लस वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, वैसे तो इनके टॉपिक पर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में बुक लिखी गई थी। आपसे ये ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी बुक में उन्होंने भारत में पहली बार गरीबी को मेजर किया था, पॉवर्टी को मेजर किया था, ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट से मेजर किया था उसको डिसमोलिनो ट्रायंगल कहा गया था, ठीक है। डिसमोलिनो ट्रायंगल क्या होता है मैं आपको बहुत क्लियरली समझाता हूँ। ड्रेन ट्रायंगल समझो, ड्रेन ट्रायंगल समझो आप लोग। ड्रेन ट्रायंगल का मतलब क्या है, दादा भाई नेरोजी ने भारत के आर्थिक स्थिति पर एक कॉन्सेप्ट कहा था कि देखो, अंग्रेज क्या कर रहे हैं ना, हमारी वेल्थ को ड्रेन कर, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो दादा भाई नेरोजी ने दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि देखो 3 फैक्टर इन्वॉल्व है भारत की गरीबी के लिए, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है भाई, हम भारत से पैसों को सीधे इंग्लैंड को भेज रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर भेज रहे हैं। पहला तो ये है कि डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है भारत से अंग्रेज में पैसा, इंग्लैंड में पैसा। दूसरा, भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो पैसा भी कहाँ जा रहा है, तो वो पैसा भी इंग्लैंड में ही जा रहा है। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट सरप्लस में हमारे यहाँ से सारा सामान ले जाकर के इंग्लैंड में सस्ते दामों पर बेच दिया जा रहा है, ठीक है। इन 3 कारणों से भारत का वेल्थ पूरा ड्रेन करके अंग्रेज ले जा रहे हैं, और इसको उन्होंने गरीबी का सबसे प्रमुख कारण बताया था। 1867-68 के अराउंड में उन्होंने गरीबी का आकलन किया था। उससे उन्होंने बताया कि जो भारत का नेशनल आय है उसके अकॉर्डिंग भारत में पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपए है। पर कैपिटा इनकम कितनी है, 20 रुपए है। और 1867-68 में पहली बार भारत के अंतर्गत पॉवर्टी या फिर नेशनल इनकम को मेजर किया गया था। बात समझ रहे हो, ठीक। 2 पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान से और समझिएगा। एक पुस्तक है रमेश चंद्र दत्त नाम है, आरसी दत्त उनका नाम है। इन्होंने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यूआईक्यू में कई बार प्रश्न पूछा कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, तो रमेश चंद्र दत्त है। प्लस एक बुक का नाम और ध्यान से बनना, 2023 में ये पुस्तक पूछी गई है, गुन्नार मिल्डर की पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ठीक है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। 1970 के टाइम में गुन्नार मिल्डर जी ने इस पुस्तक को लिखा था, और गुन्नार मिल्डर जी इकोनॉमिक
कंडीशन जो भारत की इकोनॉमिक्स, जो हिस्ट्री भारत की, बहुत बड़ी भूमिका इनकी है। इनका नाम आप कई बार देखोगे, ठीक है, कई बुक में आप इनका नाम देखोगे। मुझे याद है कि 2024 में हमने कुछ बुक पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, 1 मिनट। तो हमने कुछ बुक्स में इनका नाम यहाँ पर और ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, गुरनानंद बिरला जी की एक बुक और है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजंस, 2024 में प्रश्न पूछा गया है। एक और पुस्तक उनका है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। 2 बुक का नाम तो आपने यहाँ पर देख लिया। एक बुक मैंने अभी आप लोगों को बताया, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ठीक है। तो 3 पुस्तक गुरनानंद बिरला जी की हमने अपनी इस क्लास के अंतर्गत कवर किया है, और तीनों आपके पिछले 2 साल के अंतर्गत पूछे। तो इन टॉपिक से प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स को बहुत आप लोग कॉन्सेप्चुअल टॉपिक मान के चलते हो, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न आते हो बहुत ही बेसिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत में जो पॉवर्टी लाइन का निर्धारण होता है वो 3 फैक्टर पर हम लोग जनरली करते रहे, ठीक है। एक जिसमें हमने कैलोरी मेथड को यूज किया कि भाई ग्रामीण स्तर पर अगर एक व्यक्ति इतना कैलोरी का कंजम्पशन कर रहा है तो वो गरीबी लाइन से ऊपर है। हम एक समय हमने गरीबी रेखा को इसके आधार पर डिसाइड किया है। फिर हमने शहरी स्तर में भी इस बातों को कैलोरी आधार पर डिसाइड किया था, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा, हमने हेड काउंट मेथड, हमने सिर गणना विधि के द्वारा भी भारत में गरीबी का आकलन किया है। हम पारिवारिक उपभोग व्यय मतलब फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसके आधार पर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। तो भारत में गरीबी रेखा 3 आधार पर तय की जा चुकी है, ठीक है। 3 आधार पर तय की जा चुकी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो भाई, कुछ कमिटीज के नाम देखो। भारत में जो आधिकारिक ऑफिशियल प्रयास किया गया, समझना, भारत में जो पहला इंडिविजुअल प्रयास किया गया दादा भाई नौरोजी ने कर चुका है ऑलरेडी 1867-68 के अराउंड में, लेकिन भारत में जो पहला ऑफिशियल प्रयास किया गरीबी रेखा के निर्धारण का, वो योजना आयोग के द्वारा किया गया 1962 में। आगे चल करके यहाँ पर 5 प्रमुख कमेटियां बनती हैं। उन कमेटियों का नाम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे याद करो, ALTHR। ये क्या है भाई? अलग कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, हासिम कमेटी और रंगराजन कमेटी, ठीक है। ALTHR आप लोगों को याद करना है, अल्ट HR। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स हो गया, अल्ट मतलब वो अल्ट दबाते हैं ना हम लोग लैपटॉप में, अल्ट बटन होता है, ठीक है। तो आपका ALTHR, ये 5 कमेटीज का नाम आप लोगों को इसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद करना है। अलग कमेटी 1977 में बनाई गई थी। ये जो कमेटी थी इसने कैलोरी कंजम्पशन के आधार पर, ठीक है, जो मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन है उसके आधार पर गरीबी रेखा को डिफाइन किया था, ठीक है। 2020 में ये प्रश्न आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने 2400 कैलोरी बताया था, शहरी क्षेत्र में कहा था कि 2100 कैलोरी। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इतना कैलोरी का कंजम्पशन करता है तो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। ये अलग कमेटी था, ठीक है। तो ए से आपका हो गया अलग कमेटी 1977। इसके बाद लक्कड़वाला कमेटी बनती है। लक्कड़वाला कमेटी जो थी CPI, हमने CPI में पहले पढ़ा कि एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर के 2 इंडेक्स जारी होते थे, ठीक है। अभी तो हमने क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, अलग अलग कर दिया, ग्रामीण, शहरी और मिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो जो पहले ये आते थे इनके आधार पर राज्यवार हम इंडेक्स बेसिस पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते थे। ये लक्कड़वाला कमेटी थी, ठीक है। इसके बाद तेंदुलकर कमेटी आती है। तेंदुलकर कमेटी क्या करती है, क्या समझिएगा। पहले हम लोग क्या करते थे ना कि URP बेस्ड, मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड क्या होता है कि पिछले 30 दिनों में आपको रिकॉल करना रहता है कि आपने कितना उपभोग किया है, और उसके आधार पर आपको बताना था कि भाई मैंने इतना टोटल कंजम्पशन किया है, तो आप यहाँ पर अपनी गरीबी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने URP की जगह पर MRP मतलब मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यहाँ पर अपनाया और गरीबी रेखा को डिसाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी जो है वो URP के स्थान पर MRP के कॉन्सेप्ट पर फोकस करती है। ये 2 बातें बस आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। इतनी बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। और देखो भाई, हासिम कमेटी जो बनाई गई 2010 में, उसने शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में जो BPL थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे, उनकी पहचान करने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रंगराजन कमेटी बनती है 2012-14 के राउंड में। ये मासिक उपभोग व्यय, जो मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, गरीबी को डिफाइन करते हैं। तो गरीबी रेखा का निर्धारण इस प्रकार से भारत के अंतर्गत किया गया है। 5 कमेटियां ALTHRE, अलग, लक्कड़वाला, तेंदुलकर, हासिम और रंगराजन कमेटी, ये आप लोगों को क्रम यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। भारत में एक एक्ट बनाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद शानदार अधिनियम रहा। इसने भारत में गरीबी को कम करने में और डिग्निटी ऑफ लाइफ को उपलब्ध कराने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका को निभाया है। मुझे याद है कि मैं खुद, हम लोग की कंडीशन जब बहुत बुरी थी तो हम लोग खुद जो है एक पीला कार्ड बनता था, ठीक है। उस पीला कार्ड के आधार पर हम लोग क्या करते थे कि राशन मिलता था 5 किलो, कुछ मिट्टी का तेल मिलता था उस समय, और ये चीज़ें हम लोग मतलब कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो
ये देखो, ये टारगेटेड एक स्कीम थी। टारगेटेड स्कीम का मतलब ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% लोगों को ये टारगेट करने का प्रयास करती है। ठीक है, इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि जो परिवार का मुखिया रहेगा, अगर 18 प्लस वर्ष की कोई महिला उस परिवार में है तो उसको हम उस परिवार का मुखिया मानेंगे। लेकिन अगर वो महिला कोई भी महिला वहां पर नहीं है 18+, तो हम जो सबसे बड़ा पुरुष होगा उसको वहां पर मुखिया मान लेते हैं। ठीक है, ये दो बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनएफएसए के संदर्भ में। प्लस अब देखो भाई, एक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये डे सेलिब्रेट होता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में यही प्रश्न पूछा गया है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को हमने 1987 से मनाना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इसी दिन 1 लाख से अधिक लोग पेरिस में इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा क्यों हुए थे? तो 1948 में जो ह्यूमन राइट का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसको जब साइन किया गया था, तो उसके अंतर्गत ही, उसी उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि भाई अब गरीबी को, वायलेशन को, हंगर को भी हम लोगों को शामिल करना पड़ेगा लोगों के अधिकारों के तौर पर, और लोगों को ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में 1987 से हमने 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाना स्टार्ट किया। 2024 में जो हमने ये डे सेलिब्रेट किया था, इसकी जो थीम थी बेहद इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखो, थीम एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या? एंडिंग सोशल एंड द इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, क्या? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। आगे क्या कह रहा है? एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, मतलब समाज में मिलकर के कार्य करना ताकि न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर सके। ये इसकी थीम। थीम क्या है? फिर से याद करो, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्टिस, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, मतलब शांतिपूर्ण, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये थीम आप लोग ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, हमने अभी तक की क्लास में पूरे सीरीज के अंतर्गत कई सारे कर्व को पढ़ा। हमने लॉरेंज कर्व को देखा, लॉरेंज कर्व आज देखने वाले, हमने से पहले फिलिप्स कर्व देखा है, हमने कुजनेट्स वर्क कर्व देखा हुआ है, हमने एक और लाफर कर्व को भी इससे पहले क्लास में कवर किया हुआ है। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है लॉरेंज कर्व। ये कर्व इंपॉर्टेंट दो कारणों से, एक तो भाई इस टॉपिक से अपने में ही 2018 में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, प्लस रिसेंट में लॉरेंज कर्व को लेकर के, और लॉरेंज कर्व से हम एक फैक्टर निकालते हैं, उसका नाम है गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स को लेकर के एक रिसेंट में करंट अफेयर्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज में आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप लोग कवर करना अच्छे से। ठीक है, देखो लॉरेंज कर्व होता क्या है? लॉरेंज कर्व किसी भी सोसाइटी में इनकम या वेल्थ के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, धन के वितरण को दर्शाता है। कैसे भाई? तो हम क्या करते हैं, एक तरफ पॉपुलेशन को दर्शाते हैं, एक तरफ जो क्यूमुलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम है उसको दर्शाते हैं। जैसे कि मान लो कि भाई 20% जनसंख्या कुल वेल्थ का कितना प्रतिशत अपने पास रखती है, उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये संचयी जनसंख्या है, ये संचयी इनकम है, मतलब क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन और क्यूमुलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम को हम लोग एक्स और वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक कर्व को बनाते हैं। देखो भाई, अगर 20% जनसंख्या के पास 20% वेल्थ रहेगा तो समाज इक्वल है। अगर 40% जनसंख्या के पास 40% वेल्थ रहेगा तो समाज इक्वल है। अगर 50% जनसंख्या के पास 50% वेल्थ रहेगा तो समाज इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो बीच में लाइन आप लोग देख रहे हो ना, ये लाइन क्या है? ये आपकी लाइन ऑफ इक्वलिटी की, अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं मतलब समाज में समानता है, और अगर इस लाइन से जितना भी ज्यादा आपको अंतर कर्व में देखने को मिलेगा उतना ज्यादा समाज में इनइक्वालिटी है, ये बात यहां पर दिखती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा भाई। मानो एक कर्व आपका ये है जो A1 ड्रॉ है, ठीक है, एक कर्व हम और ड्रॉ कर लेते हैं A2। A2 लाइन ऑफ इक्वलिटी से और दूर है, तो A2 जिस सोसाइटी में होगा वहां पर और ज्यादा इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहां पर असमानता, इनइक्वालिटी और भी ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? लाइन ऑफ इक्वलिटी से जितना कर्व अलग डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग उतना इनइक्वल समाज मानेंगे। ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ इक्वलिटी है, समान समाज के निर्माण की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन बाकी ये होता है। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व क्या है? लॉरेंज कर्व इनकम या फिर वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ये स्टेटमेंट समझना कि जो कर्व है वो लाइन ऑफ इक्वलिटी से जितना ज्यादा विचलित होगा, जितना ज्यादा दूर होगा, उतना ही ज्यादा इनइक्वल सोसाइटी वहां पर पाई जाएगी। इस बात को ये रिप्रेजेंट करता है और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। गिनी इंडेक्स क्या होता है? तो गिनी इंडेक्स
लॉरेंज कर्व के आधार पर, ठीक है, लॉरेंज कर्व के आधार पर हम एक इंडेक्स निकालते हैं और उसी इंडेक्स के आधार पर हम लोग गिनी इंडेक्स को काउंट करते हैं। गिनी इंडेक्स क्या बताता है कि अगर गिनी इंडेक्स को हम लोग समान तौर पर 0 और 1 के मध्य में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसकी वैल्यू देखोगे कि भाई 35 का मतलब क्या कि उस वैल्यू में वो गिनी इंडेक्स 0.35 था, हमने उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके उसको 35 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो गिनी इंडेक्स 0 से 1 के मध्य में होता है। 0 मतलब पूर्ण समानता, ना समझना। अगर गिनी इंडेक्स 0 है मतलब समाज एकदम बराबर, समाज एकदम इक्वल, बहुत अच्छी बात है, वेल सब गुड, वेल डन, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर जैसे जैसे गिनी इंडेक्स बढ़ना स्टार्ट होगा, समाज में इनइक्वालिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। और अगर गिनी इंडेक्स 1 हो चुका है, इसका मतलब ये है कि समाज में पूर्ण असमानता है, सब कुछ खराब है, ठीक है। ये बात समझ रहे हो? एक व्यक्ति है, उसके पास सारा वेल्थ है, बाकी सब लोग गरीब है, ये हो गया 1 का मतलब। तो 0 मतलब समाज इक्वल है, 1 मतलब समाज अनइक्वल है। ये दो बातें आप लोग समझना गिनी इंडेक्स के संदर्भ में। अब देखो करंट अपडेट, अभी रिसेंट में गिनी इंडेक्स को लेकर के ग्लोबल रैंकिंग जारी किया गया। उसमें ये बताया कि भारत जो है इनकम इक्वलिटी के मामले में, भारत का जो गिनी इंडेक्स है वो 25.5 है। याद करो, ये रिसेंट की घटना है, कभी घटना है, अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जैक्टली, मैंने मंथ नहीं लिखा, लेकिन ये 2-3 महीने पहले का करंट अफेयर का न्यूज है, तो ध्यान समझिएगा आपने, ठीक है। इंडिया अचीव्स ग्रेटर इनकम इक्वेलिटी, ठीक है। हमने क्या हुआ, हमने अब ज्यादा इक्वेलिटी की तरफ हमने अपने आप को मूव किया, ध्यान समझना। पहले हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर गिनी इंडेक्स 28.8, आप कहोगे सर 0 से 1 के मध्य में होता है, हमने उसमें 100 से मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है यहाँ पर, चिंता मत करो उसका, ठीक है। तो पहले जो हमारा गिनी इंडेक्स था वो 28.8 था, ठीक है, और अभी 25.5 हो गया। 25.5 का मतलब क्या है कि हम 0 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और 0 क्या होता है, 0 इक्वल समाज होता है। तो अगर गिनी इंडेक्स हमारा यहाँ पर कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम इक्वल समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही बात आप लोगों को बस समझनी। एग्जाम में स्टेटमेंट देगा कि भारत का गिनी इंडेक्स 28.8 से घट करके 25.5 हो गया है, इसका तात्पर्य है कि भारत में जो इनइक्वालिटी थी वो कम हो गई है। आप कहोगे कि हाँ ठीक है सही है, लेकिन इसका उल्टा आप लोगों को नहीं समझना, ठीक है। ध्यान समझो, 28.8 का मतलब ये है कि ये भारत में इनइक्वालिटी को ज़्यादा दर्शा रहा है। हम 28.8 से कम होकर के 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, 25.5 की तरफ जा रहे हैं, मतलब मैं इक्वल समाज की स्थापना करें, ठीक है। तो इंडिया जो है वो ग्रेटर इनकम इक्वलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये जो गिनी इंडेक्स है किसके आधार पर निकाला गया, तो कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स को काउंट किया गया है, और ये बताया गया कि अभी जो हमारा गिनी इंडेक्स है वो 25.5 की तरफ आगे बढ़ चुका है। पूरे ग्लोबल स्तर पर हम चौथे स्तर पर है इनकम इक्वलिटी के मामले में, ना समझिएगा। पहले स्तर पर कौन है, स्लोवाक गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ स्लोवाक है, स्लोवानिया है, बेलारूस है, और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। तो देखो अभी रिसेंट में जो गिनी इंडेक्स आया वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। ये इनकम गिनी इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, आय समानता की बात कर रहा है, और कह रहा है कि भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। स्टार्टिंग के 3 राज्य आपके स्लोवाक गणराज्य, स्लोवानिया और बेलारूस है, चौथे पर आपका भारत है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, भारत ने 2011-12 की तुलना में 2022-23 में एक्सट्रीम पॉवर्टी में बहुत कमी की है। 2011-12 में जो हमारा एक्सट्रीम पॉवर्टी था वो 16.2% था, 2022-23 में घट करके 2.3% हो चुका, ठीक है। 2011 से 2023 के मध्य में, ठीक है, 2011-2023 के मध्य में 17.1 करोड़ भारतीय जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन से बाहर हुए हैं। ये बात यहाँ पर लिखी गई है, ये सारे फैक्चुअल पॉइंट है, और ये सारे फैक्चुअल पॉइंट आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको यहीं पर सारे पॉइंट्स याद करा दिए, ठीक है, सारे पॉइंट्स को आप लोग देख लेना। अच्छा भाई, अगला टॉपिक हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ठीक है, बौद्धिक अधिकार क्षमता की हम लोग बात करते हैं। आईपीआर होता क्या है, व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर कुछ चीजों का निर्माण करता है। जैसे कि मैं इस क्लास का निर्माण कर रहा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स का आपका ये कंटेंट का निर्माण किया है, हमने कोई टेस्ट पेपर का निर्माण किया है, वो क्या है, वो मेरी क्रिएटिविटी है, मैंने कुछ दिमाग लगा कर, मैंने कुछ अपना काम करके उसमें अपनी मेहनत करके उस चीज का निर्माण किया है, तो उस पर मुझे कुछ विशेष अधिकार मिलना चाहिए। यही होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बात समझ गए, बौद्धिक अधिकार क्षमता। अगर मैं कोई चित्र बना रहा हूं तो चित्र पर मेरा राइट होना चाहिए ना भाई, मैंने मेहनत की, मेरी क्रिएटिविटी है। तो जो क्रिएटर होता है उसको उसकी रचना के लिए ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। बात समझ गए, कैसे अधिकार होते हैं, तो अब देखो, आप लोग सुनते हो भौगोलिक संकेतक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या होता है, तो 1999 के अधिनियम के माध्यम से हम भारत में भौगोलिक संकेतक प्रोवाइड करते हैं कि वस्तु को
उसके भौगोलिक, उसके जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण से जो विशेष गुणवत्ता मिलती है, क्वालिटी मिलती है, उसके आधार पर हम लोग जीआई इंडिकेशन यहाँ पर देते हैं, ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, भौगोलिक संकेतक यहाँ पर देते हैं। ठीक है, 10 वर्ष तक के लिए आपको जीआई इंडिकेशन दिया जाता है। ठीक है, बात समझ लो ना, क्लियर है? भौगोलिक संकेतक क्या होता है समझ गए, 10 वर्ष तक मिलता है। 1999 का एक अधिनियम है, ठीक है, उस अधिनियम का उसमें क्या है कि भाई कि अगर कोई वस्तु अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण से बहुत फेमस है, ठीक है, जैसे कि रसगुल्ला या फिर तिरंगा बर्फी, आपने नाम सुना होगा तिरंगा बर्फी, बनारस का भी रिसेंट में जीआई टैग दिया गया था। गोरखपुर से आप देखो तो यहाँ पर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जीआई टैग का मतलब है कि उसके भौगोलिक लोकेशन के कारण से जो विशेषता होती है, तो उस क्षेत्र को वो जीआई टैग यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ गए? प्लस अब देखो भाई, मैं इसमें सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट मैं केवल पढ़ाने वाला हूँ। जो पेटेंट होता है, ठीक है, पेटेंट 20 वर्ष के लिए मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को एक बात और ध्यान रखनी है कि रिसेंट में सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइंड, इसके लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये 10 वर्ष के लिए मिलता है, रिसेंट का टॉपिक है, थोड़ा सा एक बार आप लोग उसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन के लिए भी हम यहाँ पर आईपीआर प्रोवाइड करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ रहे हो? बस यही बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी थी इस टॉपिक में। इस टॉपिक में और कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने आपको दो तीन फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे, वो फैक्टर बता दिया है। अननेसेसरी की पॉइंट्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जिन पॉइंट्स को मैं स्किप कर रहा हूँ उनको आप लोग एकदम आराम से स्किप कर दो, उससे एग्जाम में प्रश्न पूछा ही नहीं कभी भी। ठीक है, हाँ, जो पूछा जैसे बनो, ये पूछा हुआ है भाई, भौगोलिक संकेतक अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था? ठीक है, तो 1999। कितने वर्ष के लिए मिलता है? 10 वर्ष के लिए। भारत में पहला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था? चलो ये कमेंट करके आप लोग बताओगे, भारत का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हमने सबसे पहला जीआई टैग दिया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये कमेंट करके आप लोग एक बार बता दो। अब देखो भाई, लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल ये टॉपिक ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर केवल। ठीक है, जो वित्तीय पर्पज से बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हम लोग बात करेंगे। देखो स्टार्ट हम लोग करेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। 1944 में एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन का नाम रहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के आधार पर देखो समझो टाइम क्या है, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय खत्म हो रहा है, उस समय घटनाएं चल रही हैं। उसके बाद जो देश इससे प्रताड़ित थे उनको उनको सुधारना भी हमारा काम था। ठीक है, तो उसके उद्देश्य से एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से हुआ। तो इसके अंतर्गत दो संगठनों के निर्माण की बात हुई। एक का नाम रखा गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, दूसरा रखा गया विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को हम लोग अक्सर ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो आईएमएफ और WB वर्ल्ड बैंक, इसका निर्माण 1945 में ब्रेटन वुड्स ट्विंस के तौर पर हुआ है। ठीक है, इनका कार्य अलग अलग है। देखो ये पूरे विश्व में आर्थिक स्थिरता की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, समझो, पहला काम समझो। आईएमएफ जो है 1945 में स्थापना हुई, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वहीं पर, कोई चिंता की बात नहीं है। भारत इसका सदस्य 21 दिसंबर 1945 में ही बन चुका था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक एक एक, एक मुद्रा होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR कहते हैं। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार। SDR क्या है? तो ये पेपर गोल्ड के तौर पर माना जाता है, इसको इसे कागजी स्वर्ण के तौर पर माना जाता है। ये 5 मुद्राओं के आधार पर, विश्व की 5 प्रमुख करेंसी के आधार पर हम लोग SDR को डिफाइन करते हैं। ध्यान समझिएगा, उसमें भारत का रुपया शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है 5 करेंसी? तो अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीन का जो रेनमिनबे जो करेंसी है, इन 5 के आधार पर हम लोग IMF के SDR को डिफाइन करते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट को डिफाइन करते हैं। बात समझ रहे हो ना? सिंपल सी बात है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देखो दो बातें आप लोग कंफ्यूज होते हैं बार बार। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये दो अलग अलग चीजें। कंफ्यूज हो गए ना? पहली बार सुना आपने ये नाम? सुनो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 संगठन शामिल है। संगठन कौन से? IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा
मीगा का फुल फॉर्म देख लेना आप लोग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गारंटी संगठन नहीं है, ठीक है। और अगला आपका है निवेश विवाद के लिए, ठीक है, निवेश विवाद के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इन 5 संगठनों को मिला करके हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप का निर्माण करते हैं, विश्व बैंक समूह का निर्माण करते हैं। तो विश्व बैंक क्या है, तो स्टार्टिंग के 2 मतलब देखो जब विश्व बैंक का निर्माण किया गया था तो इसका जो प्रचलित नाम था उससे पहले वो था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक, IBRD। तो IBRD और IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मिला करके वर्ल्ड बैंक का निर्माण किया गया। और इसमें 3 संगठन हम लोग और जोड़ दें, IFC, मीगा और ICSID, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, ये बात समझ गए आप लोग, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, ये इसका भी ध्यान रखना। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। इससे पहले गैट नाम का एक संगठन था जो कि पूरे विश्व में ट्रेड को कंट्रोल करता था, मैनेज करता था, लेकिन उसके स्थान पर उरुग्वे राउंड के बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के पश्चात हमने 1 जनवरी 1995 को गैट की जगह पर, गैट को माना गया कि बहुत ही सही से काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह पर WTO की स्थापना किया गया। अब अगर आप अमेरिका और चाइना का हालात देखोगे, अमेरिका भारत की जो कंडीशन देखोगे टैरिफ वार की, तो आपको समझ में आएगा यार WTO तो अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, खलियरी है वो, मतलब नौटंकी करता है केवल, ठीक है। तो WTO राष्ट्रों के बीच में व्यापार के नियमों को मैनेज करने का काम करता है, लेकिन क्या मैनेज कर आपको बताए, ट्रम्प साहब मुंह उठा करके आते हैं, कहते रे मतलब वो जैसे है ना कि शादी ब्याह जब आप लोग करते हो, ठीक है, वेडिंग सीजन अभी आएगा तो आप लोग देखो शादी ब्याह में एक फूफा जी होते हैं जो हमेशा मुंह फुला करके बैठे रहते हैं। ट्रम्प पूरे विश्व के फूफा बन के बैठ चुके हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1995 में WTO का निर्माण किया गया था, जिसकी वास्तव में क्या औचित्य वर्तमान में समझ में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, 3 बैंक और समझो, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। कुल 69 कंट्री, इतना समझेगा, 69 बहुत अच्छा चीज़ है, 69 मेंबर यहाँ पर आपके शामिल है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में किया गया था, ब्रिक्स के द्वारा स्थापित है। क्या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। NDB की स्थापना फुलटुलेजा डिक्लेरेशन, फुलटुलेजा घोषणा पत्र के माध्यम से यहाँ पर की गई थी, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में किसकी स्थापना फुलटुलेजा घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की है, संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वर्तमान में इसके 9 मेंबर है, 9 मेंबर का नाम आप लोग ध्यान रखना, रिसेंट में अल्जीरिया और मिस्र लोग शामिल हुए हैं, ये नाम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इन 9 मेंबर का नाम आप लोग देख लीजिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चीन इसका सबसे बड़ा और भारत दूसरा सबसे बड़ा इसमें शेयर होल्डर है। ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया ना, हमने इकोनॉमिक को ऑफिशियली अपनी इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। प्लस अब कहोगे सर तो बचा क्या है, देखो बचा कुछ नहीं है, मैं आपको एक टॉपिक दिखा देता हूँ। एक टॉपिक आप लोगों के चैप्टर में, टॉपिक में नया ऐड किया है, मुद्रा और बैंकिंग करके, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग करके मैंने आप लोगों के इस पूरे टॉपिक में, पूरे PDF में एक टॉपिक ऐड किया है। इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आप लोगों क्लास में कराया, जैसे फिएट करेंसी क्या है, फिएट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है और फिड्यूशियरी मनी क्या होता है। मैंने क्लास में आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया, वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आपने उसको देखा होगा, ठीक है। RBI और उसके फंक्शन क्या होता है मैंने आप लोगों को समझाया। अच्छा, यहाँ पर एक बात इंप्रूव कर लेना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो CD देशमुख हैं वो भारत की आज़ादी के पश्चात भारत के पहले गवर्नर थे RBI के, और ये आगे चल करके फाइनेंस मिनिस्टर ही बनते हैं। मुझे जहाँ तक अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट एक बार आप लोग चेक भी करना, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, मनमोहन सिंह जी जो हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह जी जो हैं वो भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है। एक बार ये आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा इनका नाम, तो अगर ये होगा तो उसको भी यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेना। बाकी ये पूरा पॉइंट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। वर्तमान में संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर हैं, इसका नाम आप लोग ध्यान। भारत में करेंसी नोट के और क्वाइन के, ठीक है, इनके अलग अलग प्रिंटिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। तो जैसे जो सिक्का है भारत में 4 स्थानों पर का टकसाल है, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा, ठीक है। जो करेंसी नोट भारत में छपते हैं वो 4 जगहों पर छपते हैं, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र,
सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक। इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 हैं भारत सरकार के नियंत्रण में है, जबकि 2 अन्य आरबीआई के नियंत्रण में यहाँ पर है। 2 आरबीआई इसको कंट्रोल कर, ठीक है। ये 2 बात आप लोग समझना। भारत में बैंक के संदर्भ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जो एसबीआई है उसको 1955 के एसबीआई एक्ट के द्वारा, ठीक है, निर्माण किया गया। इससे पहले एक बैंक था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम चेंज करके 1955 में अधिनियम के माध्यम से हमने एसबीआई किया, ठीक है, और यहाँ पर उसका राष्ट्रीयकरण भी किया। तो बात आप लोग समझ रहे हो। उसके अलावा 2 प्रमुख कमेटी, जैसे कि एक नरसिम्हम कमेटी और एक नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी 2013 में बनाई गई थी और इस कमेटी ने जो मुख्य सिफारिशें की थी वो थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, वित्तीय समावेशन को लेकर के। इसके अंतर्गत उन्होंने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की बात को प्रमोट किया था, ठीक है। तो कई बार पूछता है कि पेमेंट बैंक किस समिति की सिफारिश पर निर्माण किया गया, तो नचिकेत मोर कमेटी। या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके निर्माण पर, किस सजेशन पर, तो नचिकेत मोर कमेटी। नरसिम्हम कमेटी जो थी वो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के उद्देश्य बनाया गया था। 2 बार कमेटी का निर्माण किया गया था, 1991 में और 1998 में, ठीक है। ये बात समझ रहे हो आप लोग। वहीं पर एक बात और समझो, कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ट्विन बैलेंस शीट समस्या क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। द्वितुलनीय, तो हिंदी में बड़ा कुछ अजीब सा नाम कहते हैं, ठीक है, हम लोग याद करेंगे ट्विन बैलेंस शीट। एक ऐसी कंडीशन जब किसी देश के अंतर्गत कॉरपोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर एक साथ गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन बैलेंस शीट की समस्या। मतलब कॉर्पोरेट सेट का भी बैलेंस शीट खराब हो चुका है और बैंकिंग सेक्टर का भी खराब हो चुका है। कैसे, समझो ना भाई, एक समय भारत में क्या था, भारत में बैंकों से पैसा ले लेकर लोग बहुत तेजी से विदेश भाग रहे थे, ठीक है। विजय माल्या, नीरव मोदी और तमाम लोग उस समय अपने नाम सुना। तो ये क्या है भाई, वो अपनी कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी तो डुबा ही रहे हैं, प्लस जिस बैंक से वो लोन लेकर जा रहे हैं तो बैंक का भी बैलेंस शीट पूरा बिगड़ रहा है। तो इसको हमने कहा ट्विन बैलेंस शीट की समस्या, इसको हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग पढ़ रहे हो। अब मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स एकदम ऑफिशियली सब कुछ अच्छे से यहाँ पर पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह से हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है, आप उसका रिवीजन पैरेलली करते चलो, पीडीएफ का रिवीजन पैरेलली करते चलो, चीज़ों को याद करने पर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछेगा और जब पूछेगा तब आपको याद नहीं आएगा अगर आपने रिवीजन, ठीक है। पूरा फोकस रिवीजन पर करिए, रिवीजन को बहुत अच्छे से करिए। अब इस इकोनॉमिक्स के पश्चात हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा इन्वायरमेंट का। हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। इसकी कंटेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मतलब क्रिस्प और टू द पॉइंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से हमको ये चीज़ें यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।